मेरे साथ हैं लोहिया कॉलेज चूरू के पहले छात्र संघ अध्यक्ष व एक जमाने में समाजवादी पार्टी के प्रखर वक्ता एवं नेता, जो बाद में चूरू शहर के कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी बन गए। हालांकि कांग्रेस ने उनकी योग्यता का आकलन कर कभी भी उन्हें कोई गंभीर जिम्मेवारी नहीं दी, सिर्फ चुनाव के वक्त ही उनका उपयोग लिया जाता रहा। फिर भी आज उम्र के इस पड़ाव पर भी उनके दिलो दिमाग पर कांग्रेस के प्रति अथाह समर्पण एवं प्रेम देखा जाता है। वे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कई बार नगर परिषद के पार्षद बने। 1980, 84, 85 में उन्होंने स्वर्गीय भालू खां, पूर्व मंत्री हमीदा बेगम आदि के चुनाव की कमान संभाली तथा कांग्रेस की जीत का एक कारण उनकी नेतृत्व क्षमता भी रही एवं चुनावी रणनीति भी रही। आइए आज उनसे जानते हैं कि 7-8 दशकों की चूरू की राजनीति के बारे में। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप छात्र राजनीति से ही राजनीति के मैदान में प्रखर वक्ता, नेतृत्व क्षमता के धनी रहे हैं। आप व्यापारी समाज से होकर राजनीति के क्षेत्र में कैसे आए? मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, बीकानेर प्रदेश से छात्र संघ हुआ करता था। छात्रों का एक मजबूत संगठन, जिसके बाद में कालांतर में नेता बने भूतपूर्व मंत्री माणिकचंद सुराणा, वरिष्ठ चिंतक चंपालाल उपाध्याय, ऐसे लोग। उन्होंने चूरू दौरे के समय मुझे चूरू जिले का छात्र संघ का अध्यक्ष बना दिया और तब से मेरी अभिरुचि छात्र संगठन में हो गई और मैं निरंतर इसमें आगे बढ़ता गया। उस जमाने में विद्यार्थियों में समाजवाद और साम्यवाद की लहर का प्रभाव था। जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया छात्रों के आदर्श हुआ करते थे। मैं भी उनसे प्रभावित हुआ और धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन से जुड़ गया। यहाँ की समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया कुशल सिंह, प्रदीप शर्मा, माधव शर्मा हुआ करते थे, मैं उनके साथ सम्मिलित हुआ और समाजवादी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस तरह से मैं राजनीति में सक्रिय रूप से आगे आ गया। कांग्रेस की राजनीति में फिर कैसे प्रवेश हुआ? कांग्रेस में ऐसा हुआ कि 1966 में इंदिरा गांधी के आह्वान पर अशोक मेहता, जो समाजवादी के प्रमुख स्तंभ थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का निर्णय लिया इंदिरा गांधी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए। उनके साथ लाखों समाजवादी कांग्रेस में सम्मिलित हुए। मैं भी उस दौर में उनसे प्रभावित होकर चूरू के कई साथियों के साथ कांग्रेस में सम्मिलित हो गया। आप वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी काफी करीबी रहे हैं। 2008 में आपने गांधी प्रदर्शनी समिति के कार्यक्रम का नेतृत्व आयोजन का यहां किया, तो क्या गहलोत सिर्फ उपयोग लेने की राजनीति करते हैं? देखिए, मेरा शुरू में आकलन था कि अशोक गहलोत पूर्णतः एक गांधीवादी व्यक्ति हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे अनुभव बढ़ता गया, उनसे संपर्क हुआ, यह आभास हुआ कि वो राजनेता पहले हैं और व्यक्तिगत जीवन में तो वो गांधीवाद को आदर्श मान सकते हैं, लेकिन राजनीति में कतई नहीं। राजनीति में सिर्फ वो राजनेता हैं और जिस व्यक्ति का जिस समय जो उपयोग उचित समझते हैं वो उपयोग करते हैं। वैसे उन्हें कोई कार्यकर्ता से आत्मीय लगाव या मोह जैसी चीज मुझे नजर नहीं आती। देखिए, चूरू लोकसभा क्षेत्र, या यूं कहें कि शेखावाटी का कुछ हिस्सा, नौहर में अस्कली टाक, श्रवण कुमार तंवर, भादरा में डॉक्टर निजाम खां, सरदार शहर में डॉक्टर हरि दीक्षित, रतनगढ़ में हंसराज पारिक व स्वर्गीय शिवदत्त पारिक, चूरू में रियाजत अली खान, राधेश्याम चोटिया, सुबोध मासूम और आप स्वयं, तथा फतेहपुर में गुलजारीलाल सोनी तथा तारानगर में महासिंह सिहाग जैसे लोग अपने राजनीतिक जीवन में अनवरत अशोक गहलोत के गीत गाते रहे। लेकिन अगर हम नजर डालें तो अशोक गहलोत 3 बार प्रदेश अध्यक्ष, 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्र के कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, लेकिन अपने से जुड़े हुए लोगों को कहीं भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने शुरू में कहा, अशोक गहलोत एक चतुर राजनेता हैं। अपनी राजनीति के शुरू के दौर में
उन्हें कार्यकर्ताओं की जरूरत थी, क्योंकि उनसे उच्च वर्ग के जो रांची में लोग थे वो उन्हें जूनियर समझते थे। इसलिए अशोक गहलोत को कार्यकर्ताओं की जरूरत थी, और जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में जो भी अच्छे कार्यकर्ता उन्हें मिले, उन्होंने उनको सम्मान दिया और ऐसा आभास दिया कि मैं तुम्हारे वोट में देखूं। लेकिन जब समय समय पर अशोक गहलोत की राजनीति परवान चढ़ती गई और तरक्की के शिखर पर चढ़ते गए, तब तक कार्यकर्ताओं से मुझे नीति लगाव या आत्मीय भाव नहीं रहा। जिस वक्त जिसकी जरूरत हुई उसको जरूर महत्व मिला। जैसे असली टाक है, उसका उन्होंने भरपूर उपयोग किया अपनी राजनीति के लिए। हरदेव जोशी तक जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता से संघर्ष किया असली टाक ने, लेकिन आज वही असली बगैर किसी अशोक गहलोत के सहयोग के अकेले बियाबान में भटक रहे हैं। इसी तरह से मुझे भी एक बार सहयोग मिला, नगर परिषद सभापति का मौका मिला, लेकिन उन्होंने कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। तो मुझे यह आभास हुआ कि वो राजनेता हैं, चतुर राजनेता हैं। वैसे स्वभाव से मिलनसारता से वो सबसे रखते हैं, लेकिन जिस वक्त जिस कार्यकर्ता की उन्हें जरूरत होती है उसका उपयोग कर लेते हैं, बाकी कार्यकर्ता को अपने रैंप पर छोड़ देते हैं। एक समय गुलजार लाल सोनी, डॉक्टर निजाम, इनका भी उपयोग किया गया। कालांतर में वो भी राजनीति के बियाबान में भटक गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो एक जमाने में संगठन के नेता के रूप में कांग्रेस में जाने जाते थे और हर विधानसभा क्षेत्र में उनके दर्जनों परिचित लोग राजनीति में उभर गए थे, लेकिन जब पहली बार 1998 में मुख्यमंत्री बने तो कर्मचारियों और जाट समाज से उनकी नहीं बनी। हरदेव जोशी, नवल किशोर शर्मा, चंदनमल वैद, हीरालाल देवपुरा, प्रद्युमन सिंह, नटवर सिंह, परशुराम मदेरणा, शीशराम ओला, नारायण सिंह, हेमाराम चौधरी, बलराम जाखड़ जैसे अनेकों नेताओं को वे अपने राजनीतिक जीवन में ठिकाने लगाने का ही काम करते रहे। बल्कि हकीकत लोग ये बताते हैं कि उनसे जुड़े हुए लोगों को अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने एकाध को छोड़कर किसी को मिलने का समय तक नहीं दिया, जबकि उनके समाज के सुजानगढ़ के मरोठिया, सरदार शहर के शिव भगवान सैनी जैसे लोग साल में 2 से 3 बार अपॉइंटमेंट पाने में सफल हो जाते हैं। ये क्या दर्शाता है? जैसा कि मैंने शुरू में कहा, वो एक उत्कृष्ट कोटि के राजनेता हैं। उन्होंने कांग्रेस की असली नब्ज पकड़ ली। दिल्ली हाईकमान जो सोनिया गांधी है असल में, वो उनको प्रसन्न रख करके बाकी सब लोगों को पीछे हटाते रहे, तो उन्हें दिल्ली का आशीर्वाद मिलता रहा। वो 3 बार मुख्यमंत्री बने, उसमें दिल्ली का सहयोगी था। राजस्थान की राजनीति उसमें इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। उन्होंने असली बात पकड़ ली सोनिया गांधी को, और बाद में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से संपर्क रखा, लेकिन सोनिया गांधी को हमेशा खुश रखा। उनका बरस उन पर रहा और उनकी कृपा से वो राजनीति में सफल रहे, और जो दिग्गज खिलाड़ी थे वो पीछे हटते गए। असल में देखा जाए तो शुरू से ही अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री में कहीं स्थान नहीं था। 1998 का पहला चुनाव मुझे आज तक याद है। सोनिया गांधी और परशुराम मदेरणा की फोटो लगा करके प्रचार किया जाता था। परशुराम मदेरणा अघोषित मुख्यमंत्री थे, लेकिन इन वक्त पर दिल्ली की सोनिया गांधी की कृपा से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री गए, परशुराम मदेरणा पीछे हटते गए। इसी तरह से 2008 में सीपी जोशी बनने के प्रबल दावेदार थे। उनको राजनीति के षड्यंत्र के तहत एक ओर से पराजित कर दिया गया और अशोक गहलोत फिर मुख्यमंत्री बन गए। ये हालत 2018 में हुई, जबकि सचिन पायलट मुख्य दावेदार थे। 5 साल तक 21 सीटों वाली कांग्रेस को उन्होंने मजबूत किया, गांव-गांव तक पहुंचाया, लेकिन वो दिल्ली के हिसाब से फिर दोनों पिछड़ गए और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। इसके पीछे आप 2 बातें मान सकते हैं। अशोक गहलोत का भाग्य प्रबल था, दूसरा दिल्ली की नब्ज को उन्होंने अपने पक्ष में कर रखा था। वर्तमान में केंद्र सरकार में भाजपा जैसी कैडर बेस पार्टी में कोई भी फैसला लिया जाता है तो वह भाजपा का फैसला नहीं होकर मोदी का फैसला बताया जाता है। उसी तर्ज पर राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाओं को भी गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजना, 4थी बार गहलोत सरकार। क्या अब राजनीति में कांग्रेस गौण होती जा रही है
या फिर व्यक्तिवादी राजनीति में षड्यंत्र पूर्वक पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है? कांग्रेस में गिरावट का मुख्य कारण यही है कि अब संगठन गौण हो गया है, व्यक्ति प्रमुख हो गया है। जिनमें कांग्रेस हाईकमांड क्या है, कहने को राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, लेकिन खड़गे साहब निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकते जब तक कि सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका उनकी उसमें स्वीकृति नहीं हो। और वहां भी गांधी परिवार में भी 3 खेमे हो गए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों की सहमति बने, फिर खड़गे साहब के बने, तब को निर्णय होने पाता है। यही वजह है कि कांग्रेस आज संगठन के अभाव में सब जगह बिखर रही है, जबकि आम जनता आज भी कांग्रेस को चाहती है, लेकिन संगठन कमजोर पड़ गया है, संगठन शिथिल हो गया है। हर जगह विधानसभा में एमएलए ने अपने निजी लोगों को संगठन का पदाधिकारी बना दिया। एमएलए की डिजायर चलती है, बाकी सारे कार्यकर्ता कौन हो गए। प्रदेश में अशोक गहलोत के समर्थक तथा वे स्वयं भी अपने आप को गांधी के सच्चे अनुयायी बताते हुए थकते नहीं हैं। क्या उनके शासन करने के तरीके में सादगी से रहने के अलावा कहीं भी गांधी की नीति झलकती है? देखिए, व्यक्तिगत जीवन में मैं मान सकता हूं कि अशोक गहलोत गांधीवादी तरीके से, गांधीवादी शैली से अपना जीवन जीते होंगे। जैसा कि वो कहते हैं, मैंने कोई 1 इंच जमीन नहीं खरीदी, 1 तोला सोना नहीं खरीदा, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं, साधारण जीवन है। हो सकता है ये बात सही हो, लेकिन राजनीति में वो एक चतुर राजनेता है, वहाँ कोई गांधीवाद की छाप नहीं। जैसा ही परिस्थिति हो, जैसा समय हो और जिस वक्त जिससे उपयोगिता हो, जिससे सहयोग लेना हो, वो उसमें चूकते नहीं और उसका भरपूर उपयोग लेते हैं। चूरू जिले की राजनीति में मास्टर भंवरलाल मेघवाल मंत्री पद से हटाने के बाद पंडित भंवरलाल शर्मा, पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया, रेहाना रियाज जैसे लोग वक्त बेवक्त सार्वजनिक रूप से गहलोत विरोधियों के साये में रहे और पंडित भंवरलाल शर्मा तो घोर विरोधी थे। लेकिन जिस तरह से वर्तमान समय में अशोक गहलोत उन्हें उपकृत करते चले जा रहे हैं, तो उससे लगता है कि क्या गहलोत उसी को कुछ देते हैं जिनसे कुछ राजनीतिक हित हो। चूरू में मुझे याद है 1985 में जब अशोक गहलोत सिर्फ एक एमपी हुआ करते थे, राधेश्याम टोटिया, रियाजत खान, सौद मासूम और मैं स्वयं उनको आमंत्रित करके उनको बड़ा भारी महत्व दिया गया था। ऐसे ही राजस्थान के हर कोने में उनके शुरुआती दौर के सहयोगी रहे हैं। लेकिन देखा यह गया है कि जब उनको अपनी उपयोगिता किसी से महसूस होती है तब वो उसको अपना लेते हैं, चाहे वो उनका पहले धुर विरोधी रहा हो। जैसा कि आपने बताया, भंवरलाल मेघवाल, मास्टर सरदार सके, भंवरलाल शर्मा, रेहाना रियाज, ये सभी सचिन पायलट के खास हुआ करते थे। लेकिन जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत में आपस में झगड़ा हुआ तो सचिन पायलट के आदमियों को झपटने के लिए इन लोगों को इतना बड़ा भारी महत्व दिया गया, सिर्फ इसीलिए कि उस खेमे से आकर के वो मेरे खेमे में जुड़ जाए। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने उनको अपना लिया। बाकी उनके प्रति निष्ठा, समर्पण और एकजुट उनके साथ रहे, उस बात का उन्होंने कभी आकलन नहीं किया। आप चूरू जिले की राजनीति और विशेषकर कांग्रेस की राजनीति और भाजपा की राजनीति को अंदर तक गहराई से जानते हैं। सर पर अभी चुनाव है विधानसभा के। शादुलपुर में एक नया राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। पूर्व विधायक कांग्रेस के नंदलाल पूनिया की पुत्र बधरू सुमित्रा देवी पूनिया भाजपा से और कांग्रेस से कृष्णा पूनिया और बसपा से मनोज न्यांगली अगर उम्मीदवार होते हैं तो आपके हिसाब से क्या परिस्थितियां रहेगी? सुमित्रा पूनिया के भाजपा उम्मीदवार बनने के बाद में एक नया घटनाक्रम बना है शादुलपुर क्षेत्र में। राम सिंह की बीच में सहमति है उसको टिकट दिलवाने में। अब अगर राम सिंह का अपना धड़ा और पूनियों का अपना धड़ा दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो मेरी नज़र में सुमित्रा बहुत भारी पड़ती है। और अगर जाटों के 2 खंभों में बराबर से विभाजन करीब करीब हो गया
तो नागरिक की किस्मत भी अचानक चमक सकती है। तारानगर में राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सामने नरेंद्र बुडानिया रहेंगे, तो क्या राजनीतिक स्थिति रहेगी? राजेंद्र राठौड़ राजनीति की नब्ज पकड़ने वाले प्रमुख लोगों में से बड़ा एक चेहरा है। 2008 में राजेंद्र राठौड़ तारानगर गए थे, तब भी अपनी इच्छा से ले गए थे। वहां के जाट समाज के प्रमुख लोगों ने वैद को हराने के लिए इनको आमंत्रित करके ले गए थे। मेरे घर के सामने ही भाजपा का कार्यालय इस वक्त घंटाघर के पास, वहां मैं देखता था, रोज सैकड़ों जाट आते थे और उनको तारानगर आने के लिए आमंत्रित करते थे। चूरू में हुसैन सैयद जब सिर्फ 5000 वोटों से पराजित हुआ था, तब राजेंद्र राठौड़ ने महसूस किया था कि चूरू एक जगह बिल्कुल अनुकूल नहीं है और राजेंद्र तारानगर से लोग स्वयं आमंत्रित कर रहे हैं वैद को हराने के लिए, तो बड़ा अनुकूल वातावरण है और इसलिए वहां चले गए। आज भी हालत यही है। राजेंद्र राठौड़ अपनी ताकत पर तारानगर नहीं जा रहे हैं। वहां एक बुरानिया विरोधी माहौल बन चुका है। एक विशाल जनसभा हुई जिसमें हजारों लोगों ने कहा हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए, बुरानिया नहीं। इस तरह का एक वातावरण वहां बन चुका है बुरानिया के खिलाफ। तो उसका फायदा उठाने के लिए और बाकी जाट विरोधी वोटों को अपने पक्ष में कर स्वयं हो जाएंगे, इस तरह का एक सामूहिक संगठन वहां बनेगा जिसको अनुकूल दे करके राजेंद्र राठौड़ चूरू तारानगर जा रहे हैं। आज की परिस्थितियों में मेरा कहना है कि राजेंद्र राठौड़ कुछ भारी पड़ते हैं। सरदार शहर में कांग्रेस के ही विधायक रहे डॉक्टर CS वैद और उनके पिता स्वर्गीय चंद्रमल वैद की एक जमाने में कांग्रेस में तूती बोला करती थी और चूरू जिले में तो उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। उनके पुत्र डॉक्टर CS वैद बीजेपी से सरदार शहर के उम्मीदवार हो सकते हैं। सामने स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, तो क्या राजनीतिक रूप से होगा? 1998 में भंवरलाल शर्मा कांग्रेस में आए थे। पहला चुनाव उन्होंने 1985 में लोकदल पर लड़ा था। दौलतराम सारण के प्रश्न से जाटों ने भरपूर समर्थन दिया। बाद में जाटों से विश्वासघात करके वो कांग्रेस में चले गए। तब से जाट समाज उनसे बेहद खफा है और वहां की राजनीति ये है कि जाट समाज बिल्कुल उनके नाराज रहता है, भंवरलाल शर्मा के परिवार और उनके खिलाफ, और दूसरे जाटों के अलावा अन्य जो धड़ा है उनके पक्ष में रहता है। वहां के राजनीति का सीधा गणित ये है कि अगर जाट वर्ग एक समूह होकर के भंवरलाल विरोधी उम्मीदवार को समर्थन देते हैं तो वो निश्चित विजयी हो जाता है, और अगर जाट लोग अपना अलग धड़ा बन जाता है, तीसरा धड़ा बन जाता है, तो वहां पर भंवरलाल शर्मा भारी पड़ जाते हैं। आज भी परिस्थिति यही है कि अगर जाटों ने अपना खुद उम्मीदवार नहीं बनाया तो CS वैद अपने आप भारी पड़ जाएंगे, और अगर जाटों ने अपना समूह बनाकर अलग उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो वैद बहुत कमजोर पड़ेंगे। पिछले चुनाव में क्या हुआ था? अनिल शर्मा न तो कांग्रेस की ताकत से न अपनी ताकत से विजयी हुए थे। वहां हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने बोतल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार ने, उसमें 48,000 वोट लिए जो भंवरलाल विरोधी थे, और अनिल शर्मा को 22,000 से विजय मिली। तो अगर वो जाट लोग अलग कैंडिडेट खड़ा नहीं करता तो अनिल शर्मा की विजय बहुत असंभव थी। ये सीधा साथ लेना, वहां पर जाट धड़ा अलग हो जाता है तो कांग्रेस मजबूत होती है, और जाट धड़ा अलग न होकर के भंवरलाल शर्मा के खिलाफ रहता है तो भंवरलाल शर्मा का विरोधी खेड़ा मजबूत हो जाता है। आज भी वे गणित है। अगर 30 लोग जाटों का अलग खड़ा हो गया तो वैद कमजोर पड़ेगा, और 30 जाटों का धड़ा अलग चुनाव में लड़के वैद का समर्थन करेगा तो वैद भारी पड़ेगा। सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल के पुत्र मनोज मेघवाल और भाजपा से बीदासर पंचायत समिति की प्रधान संतोष मेघवाल, जो कि घोषित भी हो चुकी है, ये उम्मीदवार होंगे, तो क्या राजनीति रहेगी? देखिए, संतोष मेघवाल जो है वो राजेंद्र राठौड़ की जहां तक जानकारी मिली है निजी कैंडिडेट है। वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि संतोष मेघवाल कुछ कमजोर है। एक तो इसलिए कि खेमाराम मेघवाल का धड़ा खुल के विरोध करेगा, भीतरघात करेगा। दूसरा, राजपूत वर्ग जिनकी ताकत पर राजेंद्र राठौड़ ने उसको टिकट दिलाई थी, अभी भी वो नाखुश है। जहां तक मेरी जानकारी है, राजपूतों के साथ 3 मीटिंग हो चुकी राठौड़ साहब की, अभी भी राजपूतों ने हाँ नहीं भरी है संतोष मेघवाल को समर्थन देने की। अगर राजपूत वर्ग भी संतोष मेघवाल को समर्थन नहीं देता है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी का एक जाट उम्मीदवार अलग खड़ा होता है,
तो इस हालत में संतोष मेघवाल दुविधा में रहेगी। अगर राजपूत वर्ग और सवर्ण वर्ग पूरा समर्थन देते हैं संतोष मेघवाल को, तो उसका पलटा भारी पड़ेगा। कांग्रेस की राजनीति में चूरू और रतनगढ़ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वर्तमान समय में कांग्रेस के पास कोई जिताऊ उम्मीदवार दिखाई नहीं देता। रतनगढ़ की राजनीति में अविनेश महर्षि भाजपा के स्थापित एमएलए हैं और जिस तरह से उनका विरोध भाजपा में हो रहा है, यदि अविनेश महर्षि का टिकट भाजपा फाइनल करती है तो राजकुमार रिणवा का जो धड़ा है वो विरोध में रहेगा, और अगर राजकुमार रिणवा को टिकट मिलता है तो अविनेश महर्षि धड़ा विरोध में रहेगा, क्योंकि इन दोनों ही नेताओं ने अपने निजी राजनीतिक हित साधने के लिए ब्राह्मण समाज के दो वर्ग, गौड़ ब्राह्मण और खंडेलवाड़ ब्राह्मणों को के बीच आपस में इतना विस्वमन कर दिया है कि वो एक साथ बैठना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में रतनगढ़ की राजनीति का क्या असर होगा? देखिए, रतनगढ़ राजनीति में वैसे तो कांग्रेस में तो हमेशा टिकट ब्राह्मण परिवार को मिलती रही है। सिर्फ एक बार परशुराम को द्वारा अपने को सेटिंग करके कांग्रेस की टिकट लाई थी और उसमें अच्छे वोट लेने के बावजूद भी वो पराजित हुए। वहां के राजनीति का जहां तक मैंने आकलन किया है, अगर जाट कैंडिडेट कांग्रेस का आता है तो फिर भी ब्राह्मण उम्मीदवार जो कांग्रेस से आता है उसकी संभावना कुछ रहती है जीत की। अगर ब्राह्मण उम्मीदवार आता है भाजपा से भी तो वो भारी पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में दो धड़े बन चुके हैं ब्राह्मणों में, एक राजकुमार रिणवा का और एक अविनेश महर्षि का। लेकिन अगर जाट उम्मीदवार आ जाता है कांग्रेस से तो हो सकता है ब्राह्मणों की मजबूरी हो जाए फिर एक मत होकर के जाट को लाने की, क्योंकि जाट के प्रति भी सवर्ण समाज में ज्यादा कोई आकर्षण नहीं है। जहां भी जाट उम्मीदवार खड़ा होता है वहां सवर्ण वर्ग एक हो जाता है, ये एक देखा गया है। तो राजनीतिक पहलू ये है कि अगर जैसा कि मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात भी हुई है, उसमें पहले सुना रहा था आनंद मंगल मिश्र से मेरी बात हुई है। वो कहता है मैं प्रबल दावेदार हूँ और संभावना है मुझे टिकट मिलेगी। अगर वो उम्मीदवार बनकर आते हैं तो कांग्रेस वहाँ हो सकता है विजयी बन जाए, और अगर फुलसारा में टिकट लेकर आते हैं तो उसे अनायास ही कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन मिलेगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जाट के सामने ब्राह्मण मजबूत होकर के भी एक हो जाएंगे। रतन चूरू के तो आप जन्मे जाए हैं, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक घर से वाकिफ है। कांग्रेस की जो विचित्र स्थिति यहां 1980-85 में जीतने के बाद लगातार 6 चुनाव राजेंद्र राठौड़ ने जीते, एक चुनाव 2008 में हाजी मकबूल मंडोलिया ने जीता, वो भी इस परिस्थिति में कि राजेंद्र राठौड़ तारानगर चले गए थे चुनाव लड़ने के लिए। तो कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले चूरू में ये कांग्रेस हार रही है, इसका आप कारण क्या मानते हैं? देखिए, 1980 में भालूकान, 1985 में मिर्जा बेगम अर्थसंख्यक उम्मीदवार थे कांग्रेस के, लेकिन तब तक जो कांग्रेसी जहां था वो वहां टिका हुआ था। सवर्ण समाज में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जितने थे वो अपनी जगह टिके हुए थे, उनमें स्खलन नहीं आया था। 85 के बाद में क्या हुआ है कि लोगों में यह मानस बन गया धीरे धीरे कि कांग्रेस तो सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, और हमेशा बेगम की लापरवाही कह लीजिए, उसकी कर्मण्यता कह लीजिए या स्वार्थ साधना कह लीजिए, उन्होंने हिंदू कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू कार्यकर्ता धीरे धीरे कांग्रेस से कटते गए और सिर्फ कांग्रेस मुस्लिमों और अनुसूचित जाति वर्ग पर केंद्रित हो गई। हिंदू वार्डों में वो बहुत नगण्य हो गई। इसी वजह से कांग्रेस में गिरावट आई और कांग्रेस हारने के कगार पर जा पहुंची। 2008 में मकबूल मंडोलिया जीते, वो भी हरराज सारण एक जाट उम्मीदवार के सामने जीते। मेरा ये मानना है आज भी है कि जहाँ जाट उम्मीदवार होता है वहाँ हिंदू वर्ग का आकर्षण कम होता है। जैसे उसे अल्पसंख्यक समाज के उम्मीदवार से सहानुभूति नहीं होती, वैसे जाट समाज के व्यक्ति से भी नहीं होती है। अगर इस वर्तमान चुनाव में भी हरराज सारण और ब्रेक मंडलिया आमने सामने होते हैं
तो दोनों तरफ ही हिंदू वर्ग का आकर्षण नहीं रहेगा। जो जिस विचारधारा का उधर वोट दे देगा, इसमें हो सकता है कोई भी जीत जाए। जाट समाज के प्रति एक तो बात हम ये मान सकते हैं कि परंपरागत रूप से जाट बनाम राजपूत का एक पुराना चलचित्र चला आ रहा है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जाट समाज राजनीति में अग्रणी होने के बावजूद दूसरे समाज को अपने साथ क्यों नहीं जोड़ पाया? जैसे वर्तमान में सुजानगढ़ तो चूंकि वैधानिक रूप से आरक्षित सीट है, लेकिन रतनगढ़ में भी जाट ये दावा करते हैं कि हम ही जीत सकते हैं, सरदार शहर में भी यही दावा करते हैं कि हम ही जीत सकते हैं, तारानगर में भी यही दावा करते हैं कि हम ही जीत सकते हैं, और चूरू जैसे क्षेत्र में भी यही दावा चलता है कि हम ही जीत सकते हैं। सादुलपुर तो जाट बाहुल्य क्षेत्र है ही। तो क्या एक कारण ये नहीं है कि जिससे अन्य समाज के लोगों को जाटों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है? जाट समाज के प्रति एक तो आकर्षण इसलिए नहीं है कि वो अन्य समाजों के साथ मेल मिलाप नहीं रखते। आप ये बात देखिए कि राजेंद्र राठौर राजपूत होते हुए भी बोलो राजपूत होते हुए भी जाटों के 20% वोट लेता है, लेकिन जाट उम्मीदवार राजपूतों के वोट नहीं ले पाता। 2008 के चुनाव में भी यही हुआ था। राजपूत वर्ग जो राजेंद्र राठौर का एकमुश्त समर्थक है, उसने बेमन से समर्थन किया राज सारण का, और राजपूती जो 22 राजपूत प्रधान गांव हैं, राजेंद्र राठौर के चुनाव लड़ने के वक्त वहाँ 90 से ऊपर पोलिंग होती है, और राज सारण के वक्त वहाँ पोलिंग 50 के आसपास पहुंच गई। इस तरह से सवर्ण वर्ग में भी गिरावट आ गई प्रतिशत में। तो यही वजह रही राज सारण के हारने की कि उसके समर्थक जो थे उनमें वोटर प्रतिशत कमजोर होता गया। नहीं, ये तो उल्टी बात हो गई कि जब चूरू विधानसभा क्षेत्र में 40 से 45% वोट लोग आंकलन करते हैं कि जाट राजेंद्र राठौड़ को देते हैं, तो जब एक बार 2008 में जाट उम्मीदवार आया तो राजपूतों की पोलिंग कम हुई, अन्य वर्ग की भी पोलिंग कम हुई, या उन्होंने वोट दूसरी तरफ दिया। तो इसमें तो जाट कौम कसूरवार नहीं है। नहीं, जाट कसूरवार इसलिए है कि अन्य जाति का उम्मीदवार जो होता है, जैसे राजेंद्र राठौर राजपूत होते भी उसने सामंजस्य बनाए रखा, जाटों से मेल मिलाप बनाए रखा। राजपूत जाट उम्मीदवार जो होता है या जाट वर्ग का कोई व्यक्ति होता है, वो अन्य वर्गों से सामंजस्य नहीं रखता, और इसीलिए वो पिछड़ जाता है, अकेला रह जाता है सामंजस्य के अभाव में। और कुछ चूरू जिले की राजनीति के बारे में आप कहना चाहें? देखिए, चूरू जिले के कांग्रेस के तो वर्तमान में जैसे की संभावना नजर आ रही है, करीब टिकट रफीक मंडेलिया की तय है, लेकिन रफीक मंडेलिया का सारे उम्मीदवार जो थे वो विरोध कर रहे हैं, और खास करके चांदखानी समाज में जहाँ तक मैं जान पाया हूँ आज भी बहुत नाराजगी है। हल्लार सारण जाट होने के कारण अधिकांश जाटों का वोट जरूर लेगा जातिवाद के आधार पर, और अगर चांदखानी समाज इससे नाराज रहा तो हल्लार सारण मजबूत पड़ेगा। और अगर रफीक मंडेलिया ने मुस्लिम समाज को एकत्रित करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करके रखा तो रफीक मंडेलिया भारी पड़ेगा। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।